वेल स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक ये तो देख लिया कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, राइट। ब्यूकल कैविटी यानी कि माउथ से शुरू होता है और वहीं से जो है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो रिलीज किया हुआ सलाइवा जो है उसके मिलने के साथ ही जो है डाइजेशन शुरू होता है और फाइनली जो है ये स्टमक में आता है, जहाँ पर कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सब इसमें मिलते हैं और डाइजेशन को जो है मोटा मोटी फूड को जो है सेमी डाइजेस्टेड कंडीशन फॉर्म यानी कि चाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। और वहां से जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचता है तो फिर इसी रास्ते में जो है गॉल ब्लैडर से जो है उसे बाइल जूस मिलता है, उधर जो है पैनक्रिया जो है वो भी रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, और फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब डाइजेशन के बाद हमने देखा था कि न्यूट्रिशन का अगला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि जो डाइजेस्ट होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट निकले हैं उसमें से बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल के फॉर्म में, अब उसको जो है कैसे बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाए, दैट विल बी एब्जॉर्प्शन. So like after complete digestion, the soluble food gets absorbed in the small intestine through minute finger-like projections called villi. Singular हो गया villus, present on the inner lining of the small intestine. अब देखो, अगर ये जैसे कि आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर ये स्ट्रक्चर हो गया मान लो, तो इसमें क्या होगा कि सबसे ऊपर जो है मसल्स वगैरह का लेयर हो ही गया आपका, उसके नीचे जो है म्यूकोसा का लेयर होता है जो कि प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा उठा स्ट्रक्चर देख रहे हो, यही स्ट्रक्चर जो है यही विलाई कहलाता है प्लूरल में, बिल्कुल छोटा छोटा उंगली जैसा स्ट्रक्चर जो लग रहा है, यही जो है यहीं पर जो है एब्जॉर्प्शन का काम होता है। जो सॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, बिल्कुल टूट फूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो आए हैं, ये मॉलिक्यूल यहीं पर जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे फूड से, और जो बचा हुआ सामान रहेगा ना अनडाइजेस्टेड वाला पार्ट, वो धकेल धकाल के जो है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। अब देखो, ये जो विलाई जो है इसका ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, तो ये भी जान लो आप कि इस तरह का स्ट्रक्चर इसलिए है कि ये जो इतना मुड़ा मुड़ा रहता है ना, इससे क्या होता है कि ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ, राइट, तो पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया, राइट। और इतनी ही दूरी में अगर तुमको सरफेस एरिया बढ़ाना है तो पता है क्या कर सकते हो, ऐसे 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 करके रस्सी फैला दो, तो पता चला कि यहां से यहां तक तुमने नॉर्मली सीधे रस्सी फैलाई तो तुमको 1 मीटर लगा, और ऐसे ऐसे करके फैलाओगे तो वही जो है तुम्हें 10 मीटर रस्सी लग सकती है। तो क्या हुआ, ओवरऑल जो सरफेस एरिया है अब वो देखो कितना हो गया, ये पूरा सरफेस एरिया हो गया ना, इस पूरे को तुम्हें जो है ऐड करना पड़ेगा। सरफेस एरिया कम दूरी में ही सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो है इस टाइप का फिंगर टाइप का ग्रोथ जो है वो मौजूद होता है। जितना जब बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना जो है ज्यादा स्पेस मिलेगा डाइजेस्टेड फूड को फैलने का, और डाइजेस्टेड फूड में से जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को जो है एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। अब यहां जो विलाई जो होते हैं, विलाई में आपका जो है आर्टरी और वेन जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो मौजूद होती हैं आपकी। जैसे ये विलाई का स्ट्रक्चर हुआ तो विलाई के इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ साथ जो है आपका आर्टरी और वेन दोनों पहुंचा हुआ है इधर, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज जो है वो मौजूद है यहां पर। तो यहां क्या होगा कि जो आपका ब्लड यहां पर पहुंचा हुआ है ना, तो पहले हमने क्या देखा कि ये विलाई जो है ये क्या करते हैं कि इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि जो है डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है ज्यादा जगह मिले, ठीक है। इसके अलावा जो है वॉल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें भी बहुत सारे फोल्ड होते हैं, तो इससे भी जो है सरफेस एरिया जो है वो काफी बढ़ जाता है। देख रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बिल्कुल घुमा 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 के जो है कॉइल की तरह जो है एकदम से, है ना, ढेर सारा फोल्ड यहां पर मौजूद है ना आपका, तो इससे भी जो है इसका सरफेस एरिया जो है देख रहे हो पूरा मुड़ा मुड़ा जो है ये, तो इससे भी इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स वगैरह सब, जो न्यूट्रिएंट वगैरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो यहां पर ब्रेक डाउन होके आए हैं डाइजेशन के बाद, तो वो क्या होगा कि वो जो है आपके इन ब्लड कैपिलरीज में जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ब्लड कैपिलरी जो मौजूद है यहाँ पर विलाई में, वो क्या करेगा कि उन न्यूट्रिएंट्स को जो है अपने अंदर खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्प्शन समझ के प्रोसेस में क्या होगा कि डाइजेस्ट होने के बाद जो है ये विलाई जो है फूड, जो डाइजेस्टेड फूड आपका है वो जो है विलाई के पास पहुंचेगा। विलाई के अंदर जो है ये जो है ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। ब्लड कैपिलरी मतलब क्या होता है कि देखो, एक वेन होता है, एक आर्टरी होता है, और बीच में जो है पतला पतला जो है कनेक्टिंग लाइन होता है जिसे कहते हैं कैपिलरीज।
ठीक है। ये जो पतला पतला जो आर्टरी और वेन के बीच का जो हिस्सा होता है पतला पतला कैपिलरीज, यहीं पर जो है एक्सचेंज होता है। बॉडी में ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी कैपिलरी के लेवल पर ही होगा, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी जो है कैपिलरी के लेवल पर ही होगा। तो यहां पर मान लो कि प्रोटीन है, चलो भाई अंदर आ जाओ, एमिनो एसिड है अंदर आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है अंदर आ जाओ, क्योंकि ब्लड में इन चीजों की कमी है। इधर बाहर डाइजेस्टेड फूड में ये चीज ढेर सारा है, तो जिधर ढेर सारा है उधर से वो कमी वाले एरिया में जो है भाग के आ जाएगा। तो ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड मौजूद है वो क्या करेगा, ग्लूकोज लेके भागेगा, एमिनो एसिड लेके भागेगा, उधर से भागेगा, फिर उसको पूरे बॉडी में जो है वो फैलाएगा। तो इस तरीके से जो है विलाई में मौजूद जो ये ब्लड वेसल्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड में से इन माइक्रो पार्टिकल्स को उठा उठा के जो है आपके पूरे बॉडी तक पहुंचा देते हैं। अब जब आपके बॉडी में पूरा पहुंचा देते हैं उसके बाद अब देखो कि एसिमिलेशन का स्टेज क्या था। एसिमिलेशन मतलब हो गया जब उस न्यूट्रिएंट का यूज हो। तो हमने ये देखा कि एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने के काम आता है ना। बाकी जो है फैट है आपका या जो ग्लूकोज है वो एनर्जी देने के काम में आता है। तो अब यहां पर क्या होता है कि आपके ब्लड के थ्रू, ब्लड जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि सारे बॉडी में जो भी कुछ पहुंचाना है ना, पहुंचाने का काम मेनली आपका ब्लड ही करता है। ऑक्सीजन पहुंचाना है, ब्लड को मैसेज भेजो। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फूड डाइजेस्ट हो चुका है, कोई नहीं, ब्लड को बोलो न्यूट्रिएंट खींच खींच के लाएगा वहां से। तो इस तरह से सर्कुलेट करना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, ये सर्कुलेशन का काम कौन कर रहा है, इधर ब्लड कर रहा है। तो इसलिए ब्लड जो है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ है उसको भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का जिम्मेदारी जो है वो ब्लड का ही है। ठीक है, ब्लड उसको जो है बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देगा ताकि उसका यूज हो सके। ठीक है, यूज कैसे होगा, तो जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया गया है उस ग्लूकोज से जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, या फिर अगर एनर्जी पूरी हो चुकी है तो कोई नहीं, उसको स्टोर करके रख लेंगे फिर हम। तो ग्लूकोज क्या करता है कि देखिए, ये जितना भी आपका ये एब्जॉर्प्शन का काम होगा ना, एसिमिलेशन का, वो सेल के लेवल पर होगा। तो ब्लड क्या करता है कि हर एक सेल के लेवल पर जो है इस ग्लूकोज को पहुंचा देगा। ठीक है, वो जो है हर एक सेल के पास ये ग्लूकोज पहुंचा दिया। इधर ब्लड जो है वो अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके आया है। तो सेल के अंदर क्या होगा अब कि ये जो ग्लूकोज है इसको तोड़ तोड़ के इससे एनर्जी निकाली जाएगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहां पर इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू जो है ग्लूकोज को ब्रेक करके इससे एनर्जी निकाली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में वापस भेज दिया जाएगा कि भाई ले जाओ वापस तुम इसको। तो वही ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर होता है, वो ब्लड जो होता है वही ना वेन के रास्ते से आता है, फिर से आपके हार्ट से होकर लंग्स में जाके फिर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देता है और फिर से ऑक्सीजन लेके वापस आएगा। तो खैर चलिए, यहां पर जो है क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके जो है एनर्जी रिलीज कर दिया। अब जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल जो था, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किया गया, उसको जो है स्किन के अंदर जो है बॉडी स्टोर कर देती है, वो एनर्जी रिजर्व हो गया। अब जब कभी आपके बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, है ना, मान लीजिए कभी कभी लोग एक दिन दो दिन व्रत कर लेते हैं ना, या किसी किसी दिन काम में लगे रह गए, खाना नहीं मिलता है, तो उसमें क्या होता है फिर तब जो ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो आपके स्किन के नीचे स्टोर्ड है वो फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसे जो है एनर्जी रिजर्व कहते हैं। दूसरी तरफ जो एमिनो एसिड एब्जॉर्ब किया गया था, एमिनो एसिड वही जो प्रोटीन को तोड़ के बना था, तो एमिनो एसिड जो है वो बॉडी के ग्रोथ के लिए और रिपेयर में यूज होता है। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि बॉडी का ग्रोथ जो होता है वो कैसे होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। नया नया सेल बनता है और उसी से जो है हमारी बॉडी जो है उसका ग्रोथ होता है। और जब कभी आप हमारे बॉडी में कहीं पर टूट फूट होती है तो वहां पर सेल की रिपेयर की जरूरत होती है, और चाहे नया बनाना हो या पुराने वाले को ठीक करना हो, रिपेयर करना हो, दोनों में जो है आपको प्रोटीन चाहिए होता है। और प्रोटीन किससे बनेगा, एमिनो एसिड से बनेगा। तो एमिनो एसिड जो है वो वहां पर लग जाएगा। तो चलो, एसिमिलेशन वाला काम तो हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो है ब्लड स्ट्रीम के रास्ते से जो है फूड आगे, सॉरी न्यूट्रिएंट सब जो है बॉडी के अंदर चला गया और सेल के लेवल पर जाके जो है उसका एसिमिलेशन भी हो गया, यूटिलाइजेशन भी हो गया। अब उसके बाद लेकिन जो बचा हुआ फूड रह गया, अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, उसका क्या काम होगा। तो जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। ये जो है करीब 1.5 मीटर का लंबा सा ट्यूब है और इसमें बस एक चीज एब्जॉर्ब होता है। वो क्या करता है कि जो वाटर है फूड में मौजूद और जो नेसेसरी सॉल्ट है, तो वाटर और नेसेसरी सॉल्ट्स जो मौजूद है अनडाइजेस्टेड फूड में, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है,
लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का काम नहीं होता है, ये बस थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन का काम थोड़ा सा करता है, वो भी मेनली वाटर और कुछ नेसेसरी सॉल्ट्स का। और उसके बाद जो रिमेनिंग आपके फूड का हिस्सा हो गया, पानी और वो नमक सब सोखने के बाद, उसको जो है रेक्टम में पुश किया जाता है, और उसके बाद जो है सॉलिड वेस्ट जो है वो रेक्टम में स्टोर्ड होता है, और फिर जो है वो फीसिस के फॉर्म में, पखाने के फॉर्म में जो है वो एनस के रास्ते से निकाल दिया जाता है, जिसे कि डेफिकेशन कहते हैं। अब एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि ये जो लॉन्ग इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में जो ये वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है अनडाइजेस्टेड फूड से, वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ये हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट के, जो कि दोनों जरूरी चीजें हैं, इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करने में बहुत यूजफुल होता है। कई बार देखते होंगे कि जब लूज मोशन होता है आदमी को, उसके बाद जो है पूरा बॉडी में जो है क्रैम्प सब आने लग जाता है एकदम से, है ना, और पेशाब होना बंद हो जाता है। अब पता है आपको उस कंडीशन में क्या होगा, आपके बॉडी में एक्चुअली जो है वाटर की काफी शॉर्टेज हो गई है। आपका जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो है सॉल्ट, या वहां पर जो है आपका ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रुक नहीं पा रहा है कि वो जो है वाटर या फिर नेसेसरी सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब कर सके, रीअब्जॉर्ब कर सके, और इसकी वजह से जो है आपके बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट दोनों की कमी हो जाती है। इस वजह से जो है बॉडी में क्रैम्प वगैरह आना जो है वो शुरू हो जाता है, और चूंकि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए जो है यूरिन पास होना बंद हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में अगर फटाफट नहीं इलाज किया जाता है तो किडनी फेलियर होने का चांस हो जाता है, क्योंकि सारा जो यूरिया छान के किडनी रखे रहता है ना आपकी बॉडी में, ब्लड में से, वो यूरिया अगर नहीं निकल पाएगा एक्स्ट्रा वाला, तो फिर आपका किडनी बेचारा जो है वही दम तोड़ देगा। तो इसलिए जो है जब कभी भी जबरदस्त लूज मोशन वगैरह हो तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो खैर चलिए, अब हम लोग ये तो समझ गए कि इंसानों में जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, राइट, कि माउथ से शुरू हुआ और वहां से जो है एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही इधर से पैनक्रिया जो है वो भी अपना जो है कुछ पैनक्रियाटिक जूसेज भेजेगा, लीवर जो है वो अपना बाइल जूस भेजेगा, यहां पर जो है फूड का फाइनल जो है ब्रेकडाउन, डाइजेशन कंप्लीट होगा, फिर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का काम, जो एब्जॉर्प्शन का काम होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद जो है क्या होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो ब्लड स्ट्रीम के साथ जो है पूरे बॉडी में फैल जाएगा, और हर एक सेल के लेवल पर जाके जो है फिर इन न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन का काम होगा। कार्बोहाइड्रेट का यूज जो है वो एनर्जी रिलीज करने में होगा। फैटी एसिड्स वगैरह जो थे उनको जो है स्किन के नीचे जो है लेयर बना के स्टोर करके रख लिया जाएगा, कि जब कार्बोहाइड्रेट नहीं अवेलेबल होगा तो सेल जो है वो इन फैट्स का यूज करेगा एनर्जी सोर्स के तौर पर। जो एमिनो एसिड पहुंचा है उस एमिनो एसिड का यूज हो जाएगा प्रोटीन बनाने में, जैसे कि सेल्स वगैरह बनाए जाएंगे, या टूटे फूटे सेल का रिपेयर वगैरह का काम होगा। तो इस तरीके से एसिमिलेशन का काम जो है वहां पर हो जाएगा। फिर जो फूड, मान लो कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का काम नहीं होगा, सिर्फ वाटर और कुछ दूसरे जो सॉल्ट वगैरह है उस सबको यहां पर केवल एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा सॉलिड वेस्ट, उसको जो है फिर रेक्टम में स्टोर कर दिया जाएगा, रेक्टम में वो स्टोर होता रहेगा। जब रेक्टम की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो फिर उसे जो है हम डेफिकेट करके बाहर निकाल देंगे, राइट। तो ये प्रोसेस हो गया। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जो रूमिनेंट्स जो है, उनमें कैसे होता है। तो चलो इसको हम लोग कवर करते हैं अगले सेशन में, ठीक है। बाय बाय।